हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद अनैज। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, चतुर्थ श्रेणी से संबंधित मॉडल पेपर 3 हम डिस्कस कर रहे थे दोस्तों। तो फोर्थ ग्रेड एग्ज़ाम की जो भी विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं वो इन वीडियोज़ को जरूर देखिए दोस्तों। यहाँ से आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा मिलेगा। चतुर्थ श्रेणी का यहाँ पर मॉडल पेपर हम डिस्कस कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम राजस्थान जीके के प्रश्न डिस्कस करेंगे। काफ़ी शानदार सवाल आपके राजस्थान जीके के होने वाले हैं, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो को दोस्तों पटवार वाले, वीडियो वाले और आपके रीड मेंस वाले सभी विद्यार्थी देख सकते हैं, क्योंकि राजस्थान जी के आपके सभी एग्जाम में आने वाली है। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों के लिए होने वाला है। एकदम सारे सवाल एकदम डिटेल के साथ मैं आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भी विद्यार्थी चतुर्थ श्रेणी में सिलेक्शन लेना चाहते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिए। पहला सवाल देखिए दोस्तों, आज का पहला सवाल है, निम्नलिखित में से मतिरे की जो राड हुई थी आपकी, वो नामक युद्ध कब हुआ था? तो मतिरे की राड आपकी कब हुई थी, ये आपसे पूछा गया है। सिंपल सा सवाल है, ये कब हुई थी आपकी? 1644 में हुई थी। अच्छा, मतिरे की जो राड हुई थी 1644 में, ये किस किस के मध्य हुई थी? ये सवाल अगर आपसे पूछा जाए तो आप सही कर दोगे क्या? तो अमर सिंह राठौड़ और कर्ण सिंह के मध्य हुई थी। किसके मध्य हुई थी दोस्तों? एक तो आपका हो जाएगा अमर सिंह राठौड़, और आपके किसके मध्य हुई थी? बीकानेर के कर्ण सिंह के मध्य हुई थी। अमर सिंह तो आपको नागौर का हो जाएगा, कर्ण सिंह आपका बीकानेर का हो जाएगा। कब हुई थी आपकी घटना? 1644 में हुई थी। और किस किस गांव को लेकर हुई थी दोस्तों? तो ये आपका बीकानेर का गांव था सिलवा गांव, और इसके अलावा नागौर का गांव था जखनिया गांव। इस सीमा को लेकर विवाद हुआ था। तो मतिरे की राड आपकी 1644 में हुई थी अमर सिंह और कर्ण सिंह के मध्य में। और यहाँ पर विजय कौन रहा था? तो कर्ण सिंह बीकानेर वाला यहाँ पर विजयी हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में योगी मुद्रा में समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो योगी मुद्रा में समाधान कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर, बालाथल, रंगमहल, गिलुंड। तो इसका आंसर आपको बताना है। योगी मुद्रा में समाधान आपका कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्तों? तो ये आपका बालाथल से प्राप्त हुआ है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। बालाथल सभ्यता जो है दोस्तों, ये ताम्र पाषाणकालीन सभ्यता है आपकी, और इसकी खोज जो है दोस्तों 1962-63 में किसके द्वारा की गई थी? वीएन मिश्रा के द्वारा की गई थी। तो ये भी आप ध्यान रखिए, वीएन मिश्रा के द्वारा इसकी खोज की गई थी 1962-63 में। और यहाँ से दोस्तों एक इंपॉर्टेंट बात और ध्यान रखनी है आपको, यहाँ से 4000 वर्ष पुराना कंकाल भी प्राप्त हुआ था। तो 4000 वर्ष पुराना कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ था अगर आपसे पूछा जाए? तो 4000 वर्ष पुराना कंकाल आपका दोस्तों बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है, जो आपके कुष्ठ रोग के प्रमाण की जानकारी देता है। और यहाँ पर योगी मुद्रा का समाधान भी प्राप्त हुआ है। अगला सवाल देखिए, नीमच छावनी से भागे हुए 40 अंग्रेज परिवारों को महाराणा स्वरूप सिंह ने किस स्थान पर शरण दी थी? तो नीमच छावनी जो है दोस्तों, यहाँ पर क्रांति कब हुई थी आपकी? तो 3 जून 1857 को आपकी नीमच छावनी में क्रांति हुई थी। पहली बात तो आपको यह ध्यान रखनी है, जब आपकी क्रांति हुई थी तो 40 अंग्रेज अधिकारी जो थे दोस्तों, वो यहाँ से फरार हो गए थे। और इनको शरण किसने दी थी? तो सबसे पहले इनको शरण दोस्तों डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ के निवासी, डुंगला गांव जो था आपका चित्तौड़गढ़ के निवासी रुदाराम ने यहाँ पर इनको शरण दी थी। किसने शरण दी थी? रुदाराम ने शरण दी थी। फिर रुदाराम इनको लेके कहाँ पर चला गया? स्वरूप सिंह के पास लेके चला गया, और यहाँ पर जग मंदिर में इनको शरण दी गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पहले रुदाराम ने शरण दी थी डुंगला गांव चित्तौड़गढ़ में, फिर उसके बाद ये स्वरूप सिंह के पास लेके चले गए, तो जग मंदिर में स्वरूप सिंह ने शरण दी थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अगला सवाल देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन के संदर्भ में असत्य कथन है। तो बिजोलिया किसान आंदोलन जो हुआ है, इसके संदर्भ में असत्य कथन आपको बताना है। इस किसान आंदोलन में सर्वाधिक धाकड़ जाति के किसानों ने भाग लिया था। तो ये कथन आपका बिल्कुल सही है। इस किसान आंदोलन में राव अनूप सिंह तथा किसानों के मध्य हुए समझौते को मेवाड़ सरकार ने बोलशेविक समझौते की संज्ञा दी थी। तो बोलशेविक समझौते की संख्या दोस्तों ये बेंगू किसान आंदोलन के दौरान दी गई थी। तो ये कथन आपको गलत हो जाएगा, क्योंकि ये बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं है। यह राजस्थान का सर्वाधिक लंबी अवधि तक चलने वाला किसान आंदोलन था। तो ये बात भी आपकी सही हो जाएगी। और यह किसान आंदोलन 3 चरणों में पूर्ण हुआ था। बिल्कुल, ये बात भी आपकी बिल्कुल सही है। 3 चरणों में यह आंदोलन आपका पूर्ण हुआ था। प्रथम चरण का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो नानजी पटेल, ठाकरी जी पटेल, साधु सीताराम दास, फतेह करण चारण के द्वारा प्रथम चरण का नेतृत्व किया गया था। द्वितीय चरण का नेतृत्व किसने किया था? विजय सिंह पथिक के द्वारा किया गया था। और तृतीय चरण का नेतृत्व अगर आपसे पूछा जाए तो माणिक्यलाल वर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय के द्वारा तीसरे चरण का नेतृत्व किया गया था। अगला सवाल देखिए, जयपुर प्रजामंडल जो है दोस्तों, इसका प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? तो प्रथम अधिवेशन हुआ था जयपुर प्रजामंडल का 1938 में। तो ये किसकी अध्यक्षता में हुआ था? इंपॉर्टेंट सवाल है। ये जमनालाल बजाज की अध्यक्षता में हुआ था। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में कपूरचंद पाटनी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, किस पुरातात्विक स्थल को प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है? तो प्राचीन भारत का टाटानगर किसे कहा जाता है दोस्तों?
ये आपके दोस्तों रेड टो को कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों कहा जाता है दोस्तों? क्योंकि यहाँ पर बड़ी मात्रा में लौह प्राप्त हुआ था, लौह उपकरण और मुद्राएं यहाँ पर बड़ी मात्रा में प्राप्त हुई थी, इसीलिए इसे दोस्तों प्राचीन भारत का टाटानगर कहा जाता है। अगला सवाल देखिए, कांगड़ा कांड आपका किस रियासत से संबंधित है? तो कांगड़ा कांड जो है दोस्तों ये आपका बीकानेर रियासत से संबंधित है और ये घटना आपकी कब की हो जाएगी? 1946 की हो जाएगी। 1946 में दोस्तों आपका एक अकाल पड़ा था। अकाल पड़ने के दौरान भी दोस्तों वहाँ का जो जागीरदार था उसने क्या किया था? वसूली की थी कर की। इस वजह से फिर ये आंदोलन हुआ था आपका कांगड़ा कांड। अगला सवाल देखिए, बीसलपुर नामक नगर व बीसलपुर बांध का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। बीसलपुर नामक नगर और बीसलपुर बांध का निर्माण किसने करवाया था? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, विग्रहराज चतुर्थ के काल को दोस्तों चौहानों का स्वर्ण युग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण युग कहा जाता है। विग्रहराज चतुर्थ के बारे में काफी इंपॉर्टेंट जानकारी है। जब हम चौहान वंश पढ़ते हैं तो इसके बारे में डिटेल से हम पढ़ते हैं दोस्तों। विग्रहराज चतुर्थ जो थे दोस्तों वो दिल्ली पर अधिकार करने वाले प्रथम चौहान शासक थे, ये आपको ध्यान रखना है। और इन्होंने संस्कृत भाषा में आपका हरिकेली नाटक भी लिखा है, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। हरिकेली नाटक भी इनके द्वारा लिखा गया है। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 65। किस प्रशस्ति अभिलेख में नागभट्ट प्रथम को मलेच्छों का नाशक तथा नारायण कहा गया है? तो दोस्तों नागभट्ट प्रथम जो है इसे मलेच्छों का नाशक तथा नारायण किसमें कहा गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो एक ग्वालियर प्रशस्ति में कहा गया है नागभट्ट प्रथम को। निम्नलिखित में से किस लोक देवता का महमूद गजनवी से युद्ध हुआ था? तो महमूद गजनवी से युद्ध किसका हुआ था दोस्तों? गोगा जी का हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और गोगा जी के जो भाई थे दोस्तों अर्जन और सुरजन, इनके साथ इनका युद्ध हुआ था। महमूद गजनवी ने अर्जन और सुरजन का साथ दिया था, तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, जहर पीर की उपाधि गोगा जी को दी जाती है, जो कि किसके द्वारा प्रदान की गई थी? महमूद गजनवी के द्वारा प्रदान की गई थी। हवा महल की चौथी मंजिल का क्या नाम है? तो बताइए दोस्तों, आपकी हवा महल की चौथी मंजिल का नाम क्या हो जाएगा? तो सबसे पहली मंजिल का नाम क्या हो जाएगा आपका? शरद मंदिर। दूसरी मंजिल का नाम क्या हो जाएगा आपका? रत्न मंदिर। तीसरी मंजिल हो जाएगी आपकी विचित्र मंदिर। चौथी हो जाएगी आपकी प्रकाश मंदिर और पांचवी हो जाएगी आपकी हवा मंदिर। तो यहाँ पर चौथी मंजिल पूछी गई है, तो यहाँ पर प्रकाश मंदिर आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? सवाई प्रताप सिंह के द्वारा हवा महल का निर्माण करवाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट सवाल आपका बनता है दोस्तों। ठीक है, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था? आपके प्रताप सिंह के द्वारा करवाया गया था। वास्तुकार कौन हो जाएंगे? तो लालचंद उस्ता जो थे वो इसके वास्तुकार थे। और जो आपका हवा महल है दोस्तों ये भगवान श्री कृष्ण के मुकुट के समान दिखाई देता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित आभूषणों में से कौन से आभूषण जो है आपके वह गले में पहने जाते हैं? तो गले में कौन से पहने जाते हैं? आड़, चंपाकली, ठुस्सी या फिर उपयुक्त सभी? तो यहाँ पर उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, वैष्णव संप्रदाय व कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्रशैली है। तो वैष्णव संप्रदाय से और कृष्ण भक्ति से प्रभावित चित्रशैली आपकी कौन सी है? तो नाथद्वारा चित्रशैली जो है दोस्तों ये आपकी कृष्ण भक्ति से प्रभावित है। ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नाथद्वारा चित्रशैली का आरंभ दोस्तों राज सिंह के शासनकाल में हुआ था, यह आपको ध्यान रखना है। राज सिंह के शासनकाल में इसका आरंभ हुआ था। नागफणी क्या है? तो नागफणी एक वाद्य यंत्र है दोस्तों, लेकिन किस प्रकार का वाद्य यंत्र है? सुशिर है, घन है या फिर तत्व है या फिर ताल है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलता है दोस्तों। एक वाद्य यंत्र का सवाल आपको एग्जाम में जरूर देखने को मिलेगा। तो नागफणी जो है ये आपका एक प्रकार का सुशिर वाद्य यंत्र है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसे फूंक मारकर बजाया जाता है। ठीक है, गौरी लोकनाट्य का प्रमुख सूत्रधार कौन होता है? तो गौरी लोकनाट्य जो है दोस्तों ये मेवाड़ क्षेत्र में लोकप्रिय है आपका, और इसका प्रमुख सूत्रधार आपका कौन होता है ये आपको बताना है। ये भी अच्छा सवाल है। कुटकुड़िया, झामटिया, पाट भोपा यंत्र या हलकारा? तो भैया अगर प्रमुख सूत्रधार अगर आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर करोगे? कुटकुड़िया। कुटकुड़िया जो है ये प्रमुख सूत्रधार होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर पात्र कौन होता है? तो झामटिया यहाँ पर पात्र होता है। त्रिमुखी बावड़ी किस जिले में है? तो त्रिमुखी बावड़ी जो है दोस्तों ये आपकी किस जिले में स्थित है? ये भी आपका महत्वपूर्ण सवाल बनता है। तो बताइए दोस्तों, त्रिमुखी बावड़ी जो है ये आपकी उदयपुर जिले में हो जाएगी। कौन से जिले में हो जाएगी? आपकी त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर जिले में हो जाएगी। और इस बावड़ी का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था दोस्तों? तो राम रसदे, राज सिंह की पत्नी थी राम रसदे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये बात भी आपको दिमाग में सेट करनी है दोस्तों, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछी जाती है। तो त्रिमुखी बावड़ी उदयपुर में है, राज सिंह की पत्नी राम रसदे के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। निम्नलिखित में से असुमेलित युग में है, तो बता दीजिए असुमेलित युग में कौन सा है? उत्तरी सीमा का प्रहरी भटनेर दुर्ग को कहा जाता है। पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़ दुर्ग को कहा जाता है। दक्षिणी सीमा का प्रहरी चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है। और पश्चिमी सीमा का प्रहरी मेहरानगढ़ दुर्ग को कहा जाता है। तो यहाँ पर कौन सा आपका गलत हो जाएगा ये आपको बताना है दोस्तों। ठीक है, तो पश्चिमी सीमा का प्रहरी किसे कहा जाएगा? मेहरानगढ़ को नहीं कहा जाता है दोस्तों, ये किसे कहा जाता है? सोनारगढ़ को कहा जाता है। किसे कहा जाएगा? सोनारगढ़ दुर्ग आपके जैसलमेर को कहा जाता है।
पश्चिमी सीमा का प्रहरी, तो ये आपको ध्यान रखना है। जबकि दक्षिण सीमा का चित्तौड़गढ़ बिल्कुल सही है, पूर्वी सीमा का लोहागढ़ सही है, उत्तरी सीमा का भटनेर आपका सही है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए राजस्थान का मध्य दुर्ग कौन सा है, तो राजस्थान का मध्य दुर्ग पूछा जाए तो वो तारागढ़ दुर्ग अजमेर हो जाएगा। ये मध्य दुर्ग है आपका, तारागढ़ दुर्ग अजमेर। तेजाजी के पुजारी को कहा जाता है, तो तेजाजी का जो पुजारी होता है दोस्तों, इसे क्या कहा जाता है, ये आपको बताना है। भोपा कहा जाएगा, पंडित कहा जाएगा, महाराज कहा जाएगा या गोडला कहा जाएगा। तो तेजाजी का जो पुजारी होता है उसे क्या कहा जाता है, गोडला कहा जाता है। और ये सवाल एग्जाम में आ चुका है, तो ध्यान रखें, गोडला कहा जाता है तेजाजी के पुजारी को। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, सुमेलित करना है। सिंपल सा सवाल है, बताइए। बादले जो है दोस्तों ये जोधपुर के प्रसिद्ध है आपके, ठीक है, तो बादले जोधपुर के हो जाएंगे। नमदे आपके कहाँ के हो जाएंगे, टोंक के हो जाएंगे दोस्तों। खेसला उद्योग आपका लेटा जालोर का हो जाएगा। रमकड़ा उद्योग आपका गलियाकोट डूंगरपुर का हो जाएगा, माही नदी के किनारे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या होगा, ए में आपका सेकंड होगा, बी में आपका फर्स्ट होगा। ए में सेकंड होगा, बी में फर्स्ट होगा, ए में सेकंड होगा, बी में फर्स्ट होगा, और सी में आपका 4 हो जाएगा। तो यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संसद नए राज्यों का गठन कर सकती है। ये भी आपका एक महत्वपूर्ण सवाल है। अगर संसद चाहे दोस्तों तो नए राज्यों का गठन कर सकती है, तो ये किस अनुच्छेद में आपका दिया गया है, अनुच्छेद 3, 4, 5 या 6। तो ये अनुच्छेद आपके 3 में दिया गया है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगर संसद चाहे तो नए राज्यों का गठन कर सकती है, अनुच्छेद 3 के तहत। अगला सवाल देखिए, विधि के शासन का सार तत्व भारतीय संविधान में प्रदत्त निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से एक में पाया जाता है। तो ये किस में पाया जाता है, ये आपको बताना है दोस्तों। तो किस में पाया जाएगा, तो विधि के शासन का सार तत्व भारतीय संविधान में प्रदत्त निम्नलिखित मौलिक अधिकारों में से एक में पाया जाएगा। तो ये समानता के अधिकार में पाया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रयुक्त वाक्यांश विधि के समक्ष समानता किस संविधान से उद्धत है। तो यहाँ पे विधि के समक्ष समानता और विधियों का समान संरक्षण, दो चीजें दी गई है। तो विधि के समक्ष समानता किससे ली गई है, ये आपसे पूछा गया है। तो विधि के समक्ष समानता जो है दोस्तों, ये तो आपकी ब्रिटेन से ली गई है। ऑप्शन ए यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। तो विधि के समक्ष समानता आपकी कहाँ से हो जाएगी, ब्रिटेन से हो जाएगी। और विधियों का समान संरक्षण आपका कहाँ से हो जाएगा दोस्तों, वो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका से हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, राज्यपाल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वह भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु कम से कम 25 वर्ष होनी चाहिए, वह एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। तो राज्यपाल बनने के लिए आयु दोस्तों कितनी होनी चाहिए आपकी, तो ये आपकी दोस्तों 30 वर्ष होनी चाहिए, 35 वर्ष होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए, तो ये आपको बताना है कितनी वर्ष होनी चाहिए दोस्तों। तो 35 वर्ष जो है वो राज्यपाल की आयु होनी चाहिए राज्यपाल बनने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर बी तो आपका गलत हो गया, भारत का नागरिक तो होना चाहिए और एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल वो बन सकता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, ए और सी आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के संदर्भ में बनाई गई समिति में कौन शामिल नहीं होता है। तो राज्य सूचना आयुक्त जो होता है उसकी नियुक्ति के संदर्भ में बनाई गई जो समिति होती है उसमें कौन आपका शामिल नहीं होता है, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विपक्ष का नेता या कैबिनेट मंत्री। तो दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रदेश का राज्यपाल। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि राज्यपाल यहाँ पर शामिल नहीं होता है, ठीक है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। देखो जितने भी आपके आयोग होते हैं उनके संदर्भ में एक समिति बनाई जाती है चयन करने के लिए, नियुक्ति करने के लिए, तो उसमें कौन शामिल नहीं है ये पूछा गया है यहाँ पर। तो प्रदेश का राज्यपाल यहाँ पर शामिल नहीं है, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और राज्य सूचना आयोग में एक मुख्य सूचना आयुक्त एवं अन्य सूचना आयुक्त होते हैं, जिसमें अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम संख्या आपकी 10 हो सकती है। राज्य सूचना आयोग जो है दोस्तों, इसका गठन जो है वो अध्याय 4 के धारा 15 में किया गया है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 415 से आपको ध्यान रखना है, अध्याय 4 के धारा 15 में राज्य सूचना आयोग का गठन किया गया है। राज्य मंत्रिपरिषद के वेतन भत्तों का निर्धारण किसके द्वारा किया जाता है। तो राज्य मंत्रिपरिषद जो होती है इसके वेतन भत्तों का निर्धारण कौन करेगा दोस्तों, विधानमंडल करेगा। राज्य की बात की जा रही है तो संसद के द्वारा नहीं किया जाएगा, विधानमंडल के द्वारा किया जाएगा। अगला सवाल देखिए, विधान परिषद के गठन के लिए निम्नलिखित में से किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो विधान परिषद के गठन के लिए अगर प्रस्ताव पारित करना हो तो किसके द्वारा सर्वप्रथम प्रस्ताव पारित किया जाता है। तो ये किसके द्वारा पारित किया जाता है दोस्तों, विधानसभा के द्वारा पारित किया जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। विधान परिषद का उल्लेख जो है आपका अनुच्छेद 169 में दिया गया है। राजस्थान के संदर्भ में पंचायत समिति का अध्यक्ष अपना इस्तीफा देता है। तो राजस्थान के संदर्भ में जो पंचायत समिति का अध्यक्ष यानी कि प्रधान जो होता है ये अपना इस्तीफा किसको देता है, बताइए। खंड विकास अधिकारी यानी बीडीओ को, जिला अधिकारी को, जिला प्रमुख को या उप प्रधान को। तो ये किसको देता है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये किसको देगा, तो ये आपके जिला प्रमुख को देता है दोस्तों। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। और ये एक आपका महत्वपूर्ण सवाल है, ये आपको दोस्तों सवाल गलत करवा सकता है, इंपॉर्टेंट सवाल है। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे क्या कर देंगे, वीडियो आंसर कर देंगे। तो राजस्थान के संदर्भ में अगर पंचायत समिति का अध्यक्ष यानी कि प्रधान का इस्तीफा अगर आपसे पूछा जाए तो ये किसको देता है भैया, जिलाधिकारी को देता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है।
तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो ये सिंपल सा सवाल है आपका, राज्यपाल के द्वारा की जाती है अनुच्छेद 164 के तहत। अगला सवाल देखिए, मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो मुख्यमंत्री के कार्य एवं शक्तियों के संदर्भ में कुछ कथन दिए गए हैं, इन पर आपको विचार करना है। तो बताइए कौन से कथन यहाँ पर आपके सही होंगे। मुख्यमंत्री आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर राज्य का मुख्य सचिव होता है। मुख्यमंत्री अंतर्राज्यीय परिषद की गवर्निंग काउंसिलिंग का सदस्य होता है। तो यहाँ पर आपका सही कथन का चुनाव करना है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, तो यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, केवल बी यहाँ पर आपका सही है। ठीक है, क्योंकि मुख्यमंत्री आपातकाल के दौरान राजनीतिक स्तर पर मुख्य प्रबंधक होता है। तो राजनीतिक स्तर पर मुख्य सचिव नहीं होता है, ये मुख्य प्रबंधक होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अगला सवाल देखिए, प्रकाश संश्लेषण में कौन सा परिवर्तन होता है? तो प्रकाश संश्लेषण में आपका कौन सा परिवर्तन होगा दोस्तों? रासायनिक परिवर्तन होगा। निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? तो निम्नलिखित धातुओं में से कौन सी विशाल संख्या में स्वचालित वाहनों वाले नगर की वायु को प्रदूषित कर देती है? कैडमियम, क्रोमियम, सीसा लेड या तांबा? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सीसा लेड हो जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा सवाल है, पूछा जाता है। जब चंद्रमा क्षितिज के समीप होता है तो किसके कारण बड़ा प्रतीत होता है? तो बड़ा प्रतीत होता है, ये किसके कारण प्रतीत होता है दोस्तों? तो यहाँ पर क्या आंसर होगा आपका? अपवर्तन आंसर होगा। वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण दोस्तों आपका चीज़ें जो होती है वो छोटी बड़ी दिखाई देती है, ये आपको ध्यान रखना है। तो के कारण बड़ा प्रतीत होता है। अम्लीय स्त्रावण किसकी विशिष्टता है? तो अम्लीय स्त्रावण जो होता है ये किसकी विशिष्टता है, ये आपको बताना है। तो अम्लीय स्त्रावण कहाँ से होता है दोस्तों? जठर से, अमाशय से होता है, पेट से होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइफाइड मियादी बुखार के कारण होता है। तो टाइफाइड किसके कारण होता है दोस्तों? तो टाइफाइड जिसे मियादी बुखार कहा जाता है, ये किसके कारण होता है? वायरस के कारण, या फिर आपके बैक्टीरिया के कारण, कवक के कारण, या फिर आपका परजीवी के कारण, प्रोटोजोआ के कारण? तो बताइए यहाँ पर क्या आपका राइट आंसर होगा। तो ऐसा सवाल आपका साइंस में जरूर पूछा जाएगा। तो टाइफाइड जो होता है ये आपका जीवाणु के कारण होता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान में किस स्थान पर चंद्रभागा मेले का आयोजन होता है? तो चंद्रभागा मेले का आयोजन दोस्तों आपका कहाँ पर होता है? तो ये आपका दोस्तों झालावाड़ में होता है। ठीक है, झालावाड़ में आपके दोस्तों चंद्रभागा मेले का आयोजन होता है। और इसका आयोजन जो है ये नवंबर के महीने में होता है। इस बार 14 से लगभग 16 नवंबर 2024 को इसका आयोजन हुआ था। तो ये आपको ध्यान रखना है, नवंबर महीने में इसका आयोजन होता है। आप तो नवंबर याद कर लेना, अगर पूछा जाएगा तो ये पूछा जाएगा आपका। ठीक है, तो चंद्रभागा मेला राजस्थान के झालावाड़ में लगभग 6 किलोमीटर दूर झालरापाटन में आयोजित होता है। अब ऑप्शन में अगर आपको झालरापाटन भी दिया जाए तो झालावाड़ की बजाय फिर झालरापाटन करना, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा ये मेला कब लगता है अगर आपसे पूछा जाए? तो झालरापाटन का मेला दोस्तों आपका कार्तिक पूर्णिमा के दिन लगता है, विशेष रूप से कार्तिक पूर्णिमा, ये आपको ध्यान रखना है। कब लगेगा? कार्तिक पूर्णिमा को लगेगा। तो इससे भी आप आंसर को सही करते हो, अक्टूबर नवंबर महीने में इसका आयोजन होता है। अगला सवाल देखिए, नवंबर 2024 में किस जिले में हजारों वर्ष पुराने पांडवों की गुफा के सेल चित्र मिले हैं? तो पांडवों की गुफा के सेल चित्र आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? प्रतापगढ़, भरतपुर, हनुमानगढ़ या बीकानेर? इंपॉर्टेंट सवाल बनता है आपका दोस्तों। बताइए, हजारों वर्ष पुराने पांडवों के गुफा के सेल चित्र आपके कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो ये आपके प्रतापगढ़ से प्राप्त हुए हैं। कांठल प्रतापगढ़ से ये प्राप्त हुए हैं, ये आपको ध्यान रखना है। कांठल प्रतापगढ़ से ये प्राप्त हुए हैं आपके। नवंबर 2024 में हजारों वर्ष पुराने पांडवों के गुफा के सेल चित्र यहाँ से प्राप्त हुए हैं, याद रह जाएगा। अगला सवाल देखिए, राजस्थान पुलिस के द्वारा बाल विवाह रोकने के लिए प्रदेश में कौन सा अभियान चलाया जाएगा? तो बाल विवाह रोकने के लिए कौन सा अभियान चलाया जाएगा दोस्तों? तो ये आपका कौन सा चलाया जाएगा? ऑपरेशन लाडली। नीति आयोग के द्वारा राजस्थान के किस ब्लॉक में 6 से लेकर 20 नवंबर तक जल उत्सव का आयोजन किया जा रहा है? तो जल उत्सव का आयोजन आपका कहाँ पर किया जा रहा है दोस्तों? तो ये आपका संग्रिया में किया जा रहा है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, संग्रिया में इसका आयोजन किया जा रहा है। 15 दिवसीय आपका दोस्तों हो जाएगा ये आपका आयोजन। तो 15 दिवसीय जल उत्सव का आयोजन आपका संग्रिया में किया जा रहा है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, राजस्थान के किस चित्रकार का चयन राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए किया गया? तो राष्ट्रीय कालिदास अकादमी पुरस्कार 2024 के लिए किसका चयन किया गया है? तो ये आपके शंकर शर्मा का चयन किया गया है। अगला सवाल देखिए, पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के संबंध में कुछ कथन दिए गए हैं, उन पर विचार करना है। इस योजना के तहत बिना किसी जमानत और बिना किसी गारंटी के एजुकेशन लोन दिया जाएगा। इसके तहत हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक के लोन पर भारत सरकार अपनी तरफ से 75% क्रेडिट गारंटी देगी। पीएम विद्यालक्ष्मी योजना के तहत 8 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी वाले परिवारों के बच्चों को ब्याज पर 3% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा कथन आपका सही है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपके सभी कथन सही हो जाएंगे। देखो, इस योजना के तहत क्या होगा, बिना किसी जमानत के और बिना किसी गारंटी के आपको एजुकेशन लोन दिया जाएगा। और इसके तहत ही हायर एजुकेशन के लिए 7.5 लाख रुपए तक का लोन भारत सरकार अपनी तरफ से 75 क्रेडिट की गारंटी देगी।
पीएम विद्या लक्ष्मी योजना के तहत 8 लाख रुपए सालाना से कम आमदनी वाले जो परिवार हैं उनके बच्चों को ब्याज पर 3% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो 8 लाख रुपए से कम वाले जो हैं उनको 3% सब्सिडी के साथ 10 लाख रुपए तक लोन दिया जाएगा। हाल ही में शुरू किए गए इनोफेस्ट इंडिया 2024 का किस विषय से संबंधित है? तो इनोफेस्ट इंडिया 2024 किस विषय से आपका संबंधित है दोस्तों, ये आपको बताना है। तो ये आपका किस विषय से संबंधित है? उद्यमशीलता को बढ़ावा देना। ठीक है, इनोफेस्ट इंडिया 2024। अगला सवाल देखिए आप दोस्तों, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस भारत में कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस आपका कब मनाया जाता है? तो यह आपका 7 नवंबर को मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य में भारत भूटान सीमा पर पहले इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत हुई है? तो भारत और भूटान की सीमा पर दोस्तों इंटीग्रेटेड यानी कि एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत हुई है। तो ये कहाँ पर हुई है ये आपको बताना है। तो ये असम में हुई है। कहाँ पर हुई है दोस्तों? असम में हुई है। ये सवाल आपका बन सकता है, तो ध्यान रखना है। ठीक है, भारत भूटान की सीमा पर इंटीग्रेटेड यानी एकीकृत चेक पोस्ट की शुरुआत हुई है असम में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य किस संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत की गई? तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आपका कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास हुआ है ये आपको बताना है दोस्तों। तो ये कौन सा हो जाएगा आपका? ऑस्ट्रा हिंद हो जाएगा। ऑस्ट्रा हिंद, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को कहा जाता है? तो यहाँ से कंप्यूटर के सवाल आपके शुरू हो चुके हैं। तो स्टोरेज डिवाइस का जो मेन फोल्डर होता है उसे क्या कहा जाता है? उसे आपका दोस्तों रूट डायरेक्टरी कहा जाता है। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। स्टोरेज डिवाइस के मेन फोल्डर को आपका रूट डायरेक्टरी कहा जाएगा। आप प्रत्येक स्लाइड में को सेट कर सकते हैं। तो आप प्रत्येक स्लाइड में किसको सेट कर सकते हैं? डेट एंड टाइम को, स्लाइड संख्या को, फूटर को, सबको सेट आप कर सकते हैं। उपयुक्त तो सभी हो जाएगा। एक प्रकार के लेबल जो प्रतीक, रंग, पैटर्न से संलग्न रहते हैं एवं चार्ट की सीरीज के साथ संबंध होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? लिजेड्स या फिर चार्टर्स, ग्रिड लाइनें, स्पार्क लाइनें। तो एक प्रकार के लेबल जो प्रतीक, रंग, पैटर्न से संलग्न रहते हैं, चार्ट की सीरीज के साथ संबंधित होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? लीजेंड्स कहलाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। एमएस एक्सेल में वॉच विंडो कमांड किस टैब में होता है? तो वॉच विंडो कमांड जो होता है ये आपका किस टैब में होता है दोस्तों? तो ये आपका फॉर्मूला टैब में होता है। ऑप्शन सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। एमएस पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में लैंग्वेज प्रेफरेंस का विकल्प कहाँ होगा? तो लैंग्वेज प्रेफरेंस का विकल्प आपका कहाँ पर होगा ये आपको बताना है। तो लैंग्वेज प्रेफरेंस का विकल्प आपका रिव्यू टैब में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों? रिव्यू टैब में हो जाएगा। तो एमएस पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन में लैंग्वेज प्रेफरेंस का विकल्प आपका रिव्यू टैब में होगा, जबकि वॉच विंडो एमएस एक्सेल में आपका फॉर्मूला टैब में होगा। तो ये सवाल थोड़े से दोस्तों आपके डिफिकल्ट सवाल हो जाते हैं, क्योंकि इन सवालों को दोस्तों नॉर्मली पढ़ाया नहीं जाता है। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, अगर वॉच विंडो पूछा जाए एमएस एक्सेल में तो फॉर्मूला टैब आपका आंसर होगा, और अगर आपसे पूछा जाए लैंग्वेज प्रेफरेंस का विकल्प कहाँ पर होगा एमएस पावर पॉइंट में, तो रिव्यू टैब में होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। यहाँ पर हमारे सवाल कंप्लीट होते हैं। मैथमेटिक्स के सवाल है तो मैं पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवाऊंगा, तो उससे आप चेक कर लेना, उससे आप देख लेना मैथमेटिक्स के सवाल। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।